मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से इस पे पर मैं इसके अंदर सिंपली हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो कि आया था 27 फरवरी को। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सल्यूट विल। एसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है वो जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिसोसिएशन के केस में आई ग्रेटर देन 1 होता है और एबनॉर्मल मोलर मास डिक्रीज करता है, और एसोसिएशन के केस में हमारा आई लेस देन 1 होता है और एबनॉर्मल मोलर मास इंक्रीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस एंड SN2 प्लस इज दिस एंड दिस। हमें इसका ई नॉट वैल्यू दे रखी है, SN4 प्लस से SN2 प्लस, इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है 0.15 वोल्ट। ई नॉट मतलब ई रिडक्शन, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम तब कन्वर्ट होने के लिए वैल्यू दे रखी है -0.74 वोल्ट्स। और पूछा क्या है उसने, पूछा है उसने हमसे ई नॉट सेल। तो हमें पता है कि ई नॉट सेल इक्वल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड के। ठीक है, कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं, तो सिंपली 0.15 माइनस 0.74 इसे सॉल्व कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा 0.89 वोल्ट्स। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ क्रोमियम 3 प्लस। सिंपली उसने हमसे क्रोमियम 3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, √n+2, और n क्या होता है यहाँ पे, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर उसने हमें 24 दे दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कितनी इसकी 3d4 4s2, और क्रोमियम 3 प्लस के केस में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 3d3। अगर हम इसको बनाएं तो ये इस तरह बनेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हमारे पास 3, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √15, और ये इक्वल होता है 3.87 के। तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड 2। अब ये आपको याद करना होगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सल्फेट में। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, सल्फेट। अगला है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और उसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा है। NH3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमीन, और 2 बार है NH3 तो डाई अमीन, और क्लोरीन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोराइड, तो 2 बार है तो डाई क्लोराइडो, तो डाई अमीन डाई क्लोराइडो। इतना तो आपको हर ऑप्शन में दिख रहा है। डिफरेंस कहाँ है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्या होगा, प्लेटिनम को X मान लेते हैं, NH3 का 0 होता है, क्लोरीन के लिए -1, 2 बार है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू +2, X आया हमारे पास 2 + 2 4। तो मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। +4 हमें दिख रहा है इस दोनों ऑप्शंस में, तो ये पहला और थर्ड ऑप्शन तो कट हो गए। अब बी और सी में क्या डिफरेंस है, यहाँ लिखा है प्लेटिनम और यहाँ लिखा है प्लेटिनेट। प्लेटिनेट हम तब यूज़ करते जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव का चार्ज होता। अगर ये 2+ की जगह माइनस का चार्ज होता तब हम यूज़ करते प्लेटिनेट। अब क्योंकि यहाँ प्लस का चार्ज है तो प्लेटिनम लिखेंगे और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में दिख रही है? सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग हमें दिख रही है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। कहाँ पर है? इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। ए और बी कट हो गए। फिर उसके बाद होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें एक ब्रांच है, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सेकंड का, क्योंकि उसमें एक भी ब्रांच नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? 3, फिर 1 और फिर 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस 4 वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन की। बाय का मतलब SN2, और अगर यहाँ बाय की जगह यू नहीं लिखा होता, UNI, तो मतलब SN1 रिएक्शन, पर फिलहाल बाय लिखा है तो मतलब SN2 रिएक्शन की बात हो रही है। और हमें ये पता है कि SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है और उसके अंदर इन्वर्जन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो ये फिनॉल दिख रहा है, हमें फिनॉल दिख रहा है, और हमारे पास है वाटर, और एक है जनरल कोई भी एल्कोहल। तो अब ध्यान से देखो, फिनॉल होता है ये, और फिनॉल हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल है, क्योंकि जब ये H+ दे देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। और ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये नेगेटिव चार्ज इस तरह रेजोनेंस में जा सकता है और स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हुआ फिनॉल। कहाँ दिख रहा है हमें फिनॉल? एक, और इन दोनों ऑप्शंस में दिख रहा है, सी और डी तो कट हो गए। फिनॉल से थोड़ा सा कम एसिडिक होता है वाटर, और सबसे कम एसिडिक है अल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनॉल, वाटर एंड अल्कोहल। ये भी बुक में लिखा हुआ है, बस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन आसानी से कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2। पहले तो ये बताओ, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, MgPr। ये हो गया हमारा प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके अंदर डाला है CO2। देखो कैसे होती है ये रिएक्शन। हमें पता है Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और C पे नेगेटिव चार्ज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखते हैं RMgX, तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और R पे नेगेटिव का चार्ज। ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये जो माइनस चार्ज है ये अटैक करता है कार्बन पे, और ये इस तरह से अटैक करता है। देखो क्या बन जाएगा। इसने जो है कार्बन पे अटैक करा, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा? एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, मतलब H+ डाला और यहाँ O- की जगह OH आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए, C3H7 COOH। ये देखो सेम है ना ये दोनों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेना अमाइड टू प्रोपेन अमीन। हमें अमाइड को कन्वर्ट करना है अमीन में, अमाइड से अमीन बनाना है। इसके लिए 2 रिएजेंट्स होते हैं। एक तो होता है Br2NaOH, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड। और एक दूसरा रिएजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है LiAlH4। इन दोनों की प्रेजेंस में हो जाता है। अब आप देखो प्रोपेनामाइड क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमारा प्रोपेनामाइड है। हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेना अमीन में। मतलब किस में कन्वर्ट करना है इसे? CH3 CH2 CH2 NH2।
इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे वो होगा LiAlH4, मतलब ऑप्शन डी। क्यों? अगर आपने यूज़ कर दिया ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड वाला Br2NaOH, इसमें आपने पढ़ा होगा ये यूज़ होता है अगर हमें एक कार्बन एटम कम करना हो। अगर इसके अंदर मैंने डाला होता Br2NaOH तो ये वाला C गायब हो जाता, ये कन्वर्ट हो जाता CH3CH2NH2 में, और इसका नाम है इथेनामाइन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड की ये प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन कम हो जाता है। तो अगर आपने करा ये तो ये हो गया गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी LiAlH4। उसी के केस में हमें प्रोपेनामाइन मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज। ये स्टेटमेंट तो सही है, एल्डोहेक्सोज मतलब 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज पे 6 कार्बन है। अगला है ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एनहेक्सेन, ये बात भी एकदम सही है। नेक्स्ट है इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, ये गलत है, ये फ्यूरेनोस फॉर्म में नहीं होता, पायरेनोस फॉर्म में होता है। ठीक है, और इट डज नॉट गिव स्किप टेस्ट, ये भी एकदम ठीक है, उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं होता रिएक्शन के लिए, इस वजह से स्किप टेस्ट नहीं देता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। उसने पूछा था नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन अनराइप मैंगो इज प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल। हमने मैंगो को जो है कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रख दिया ताकि उसका अचार बन जाए। तो ऐसा क्यों होता है? ये आपने पढ़ा होगा, ये होता है बिकॉज ऑफ वो अपना पानी छोड़ देता है। और क्यों छोड़ देता है पानी? ऑस्मोसिस की वजह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। हमें असर्शन क्या दे रखा है? एक ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स है, आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये असर्शन एकदम करेक्ट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। क्या होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? वो वाले कॉम्प्लेक्स जिसमें जो 6 लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड है ना, सारे लिगेंड्स सेम होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में सेम लिगेंड्स अटैच होते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब पहले वाले कॉम्प्लेक्स में भी सिर्फ वाटर अटैच है और इसमें भी सिर्फ वाटर अटैच है, एक ही लिगेंड है, कौन सा? वाटर। तो ये दोनों हमारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गए। तो असर्शन तो ठीक है। आगे पूछा है ऑल द लिगेंड्स अटैच टू द मेटल आर सेम। तो रीज़न भी सही है और ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, assertion and reason both are true and it is the correct explanation। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें assertion दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हेलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर दिस। ये बात एकदम सही है, एल्काइल हेलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी ऑर्डर में होता है। क्यों? क्योंकि I का मोलर मास ज़्यादा है और F का मोलर मास कम है। रीज़न देखते हैं। रीज़न में लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बात भी ठीक है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सब का वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। और रीज़न क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे अगर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन मिथॉक्सीमिथेन। एकदम ठीक है, इथेनॉल हमारा एल्कोहल है और मिथॉक्सीमिथेन ईथर है। और हमने ये पढ़ा है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से। तो असर्शन तो ठीक है। रीजनिंग में देखते हैं क्या कह रहे हैं, देयर इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। ये बात गलत है, उसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो ए ठीक है, आर गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला देखते हैं द मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कन्फिग्रेशन। ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, लेकिन ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है गिव रीजन।
कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन। आपको बताना है कि कुकिंग फास्टर क्यों होती है। प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से कुकिंग जो है वो ईजियर और फास्टर हो जाती है प्रेशर कुकर में। यही बात आपको इस क्वेश्चन में लिख कर आनी थी। अगला क्वेश्चन है ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब कि डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव है। जब हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स करा तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब डेल्टा वी नेगेटिव आया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन। राउल्ट्स लॉ दो तरह की डेविएशन शो करता है, मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव होते हैं। कब? नेगेटिव डेविएशन के केस में। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव है। अब क्योंकि हमारा डेल्टा वी नेगेटिव है तो ये कैसी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और रीज़न भी लिख कर आओगे कि क्यों, क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व। टेम्परेचर में क्या ऑब्जर्व करोगे? अब हमें पता है डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है हीट रिलीज होती है। अब जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब उसने पूछा है चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, ऐसा आप लिखे आओगे। आगे उसने पूछा है डिफाइन एजियोटोप्स। तो एजियोटोप्स क्या होते हैं? एजियोटोप्स आर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। एजियोटोप्स इज अ मिक्सचर of two or more liquids with constant boiling point। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आगे पूछा व्हाट टाइप ऑफ एजियोटोप्स शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एजियोटोप्स दो तरह के होते हैं, मिनिमम एजियोटोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ वो वाले होते हैं मिनिमम वाले। कौन से? मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। और इसका एग्जाम्पल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये क्वेश्चन कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड था, आपको जो है याद करके जाना पड़ेगा। ये सब कुछ बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन है DNF ब्लॉक से। देखो MnO4 माइनस, इसके अंदर Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और हमें पता है Mn जो है ना एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Mn +7 से कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, खुद का ये रिडक्शन कर देता है और साथ में जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसका कर देता है ऑक्सीडेशन। I- को कन्वर्ट कर देगा ये I2 में। ठीक है, Mn बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो गया +7 से +2 में, और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया I- से I2 में। ठीक है, अब बस ये हो गया। अब आपको बैलेंस करनी है, यहाँ पे साथ में वाटर भी लगा देंगे। बैलेंस कर दो, कितने Mn है? 2, तो यहाँ 2 लगा दिया। आयोडीन कितने हैं? 10, तो यहाँ 5 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 16, तो यहाँ 8 लगा दिया। ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगली रिएक्शन देखो, ये दे रखा है Cr2O7 2-, ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Fe2+ को कन्वर्ट कर देगा ये Fe3+ में, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस। किस में हो जाता है? क्रोमियम 3+ में ये खुद रिड्यूस हो जाता है। साथ में हम यहाँ लगा देंगे वाटर। अब बस आपको बैलेंस करनी है जो कि आपको आती है। कितने Fe's हैं? 6, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। क्रोमियम कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 14, तो यहाँ 7 लगा दिया। ऑक्सीजन देखना ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, उधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। पहले तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। होता क्या है बेंजल्डिहाइड? बेंजीन के ऊपर
CHO, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। और दूसरा उसने हमको दे रखा है प्रोपेनल, मतलब CH3 CH2 CHO। पूछ रहा है कि बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये किस पे अटैक करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब हमें देखना है किसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। CHO को इस तरह लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी हम CHO को इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है जो कि +R इफेक्ट दिखाती है, ये जो इस तरह से रेजोनेंस शो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल प्रोपेनल के अंदर ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा एज कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड। तो इसका आंसर होगा कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। क्यों, क्योंकि ये जो है सेंटर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको A और B बताना है। सबसे पहले हमको दे रखा है ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसके अंदर डाला NaCN। जब हम इसमें NaCN डालेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, Cl की जगह Cn आ जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH2CN। नेक्स्ट स्टेप में हमने डाला है H2 निकल। H2 निकल क्या करता है, ये साइनाइड है, साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है अमीन में, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH2CH2NH2। तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। C6H5NH2, हमको एनिलीन दे रखा है, ये है एनिलीन, और ये रिएक्शन बहुत फेमस है। जब हम एनिलीन में डालते हैं NaNO2HCl तो ये कन्वर्ट हो जाती है डाइजोनियम सॉल्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, डाइजोनियम सॉल्ट में, जो कि इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी डाइजोनियम सॉल्ट जो कि है A। अब इसके अंदर डाला गया है फिर से एनिलीन, तो ये बना लेगा एजोडाई। क्या बना लेगा, एजोडाई। और स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, देखो यहाँ पे जो H है और ये जो Cl है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन रिंग, और यहाँ पर NH2, ये हमारा B होगा। ठीक है, ये हमारा A हो गया डाइजोनियम सॉल्ट, और ये हमारा B हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरे राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO CH2OH CH2OH, यहाँ पे जो है CHOH आएगा। ये हो गई हमारे पास डी ग्लूकोज। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं HCN के साथ तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। नीचे का सब कुछ सेम एज इट इज रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक हो जाता है, CN- इस पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देता है। तो ये तो हो गया आपका A पार्ट, जब डी ग्लूकोज ने रिएक्शन करी HCN के साथ। B में क्या करना है, इसको अटैक करवाना है Br2 वाटर। इस सेम डी ग्लूकोज में जब ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। बाकी सब कुछ सेम एज इट इज, और CHO ग्रुप को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, COOH में। ठीक है, ये होती है 2 रिएक्शन। अब अगले पे चलते हैं, सेक्शन C पे। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास इतना है हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। KF और KB की वैल्यू आपको दे रखी है। देखो हमें पता है डेल्टा TB इक्वल होता है KB M के, एंड डेल्टा TF इक्वल होता है KF M के। डेल्टा TB क्या है यहाँ पर,
डेल्टा टी बी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंटू के बी एम। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है हमें 100.20 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हम माइनस कर देंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। के बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है के बी की वैल्यू दे रखी है 0.512, यही दे रखी है ना के बी की वैल्यू। और एम हम इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा ये 0.20 इक्वल टू 0.512 इंटू एम। सॉल्व करके हमारा एम आ जाएगा, ये हमारा एम आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, मोलैरिटी हमने निकाली 0.512 इंटू 0.2, और डेल्टा टी एफ क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन का हमें कैलकुलेट करना है। इसे आप सॉल्व कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पे आएगा 4.76। इसका मतलब आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो कितना हो गया, ये माइनस साइन इधर ले जाएंगे, माइनस 4.76 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है स्टेट द फॉलोइंग कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आपको पता होगा कोलराज लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is equal to sum of molar conductivity of individual ions। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और फॉर्मूला होता है सपोज मेरे पास NaCl है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होगी Na की कंडक्टिविटी प्लस Cl माइनस की कंडक्टिविटी। ये होता है हमारा कोलराज लॉ। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना लिख कर आना था। अगला पूछा है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, ये बोलता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस टाइम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा आपको वर्ड्स में लिखना था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है q के, फिर हम उसको लिख देते हैं ZQ और m इक्वल हो गया ZI/T के। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग E नॉट वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन बिलो प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन एंड प्रिवेंट कोरोजन एंड y। आपको x दे रखा है, एक एलिमेंट x दे रखा है, एक एलिमेंट y दे रखा है। पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है किसी आयरन के सरफेस को कोट करने के लिए ताकि हम कोरोजन को अवॉइड कर सके। हमें क्या पता है, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी ई नॉट वैल्यू वो उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी ई नॉट की वैल्यू उतना बेटर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब Fe2+ के लिए वैल्यू है -0.44। अगर हम देखें तो X+2+ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इससे, ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है। तो हम बोलेंगे कि X इज़, उसने क्या पूछा विच इज़ बेटर फॉर, तो X इज़ बेटर फॉर कोटिंग, X बेटर है कोटिंग के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है Fe की ई नॉट की वैल्यू से, जिस वजह से Fe की जगह ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन हमारा सेफ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखो, अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। कोई एक रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो गई
20 मिनट में। कब? 300 केल्विन टेम्परेचर पे। एंड द सेम रिएक्शन ली, वो 50% कंप्लीट हो गई 5 मिनट में 350 केल्विन पे। हमें कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट करनी है हमें ई वैल्यू, और दे रखा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या फॉर्मूला होता है? ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला होता है। ln की जगह हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग। EA हमें कैलकुलेट करना है, R हमको पता है, दे भी रखा है इन्होंने। एक टेम्परेचर है 300, दूसरा टेम्परेचर है 350। अब हमें चाहिए क्या है? K2 बाय K1, इसकी वैल्यू चाहिए। वो हम कहाँ से निकाल दे सकते हैं? इन्होंने हमें बोला है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट मतलब आधी रिएक्शन हो गई। इन्होंने हमें टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 20। और हमें पता है टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाय के। तो यहाँ से हम के निकाल सकते हैं। K1 हो गया हमारा 0.693 अपॉन 20। किस टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे, जो कि है 300 केल्विन। 300 केल्विन पे K1 हो गया हमारा इतना। इसे सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा 350 केल्विन पे, जो कि हमारा T2 है। इस पे हमारा K2 कितना हो जाएगा? 0.693 बाई टी हाफ, और 350 केल्विन पे टी हाफ है हमारा कितना? 5 मिनट। तो 0.693 बाय 5, ये हो गया हमारा K2। हमारे पास K1 आ गया, K2 आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो 2.303 लॉग K2 की कितनी वैल्यू है? 0.693 अपॉन 5 डिवाइड बाय 0.693 अपॉन 20। ये K2 की वैल्यू हो गई, ये K1 की वैल्यू हो गई। इक्वल EA, R की वैल्यू कितनी है? 8.314। T1 की वैल्यू कितनी है? 300, और T2 की वैल्यू है 350। पुट कर दिया। अब ये देखो 0.693 से 0.693 कट हो गया, ये बन जाएगा 20/5। 5 से 4 ज़ा, ये बन गया log 4, और log 4 की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है कितनी? 0.620, और यहाँ पर आएगा 2.303। इधर हमारे पास EA है 8.314 है। 350 माइनस 300 कितना आएगा? 50 अपॉन में 300 इंटू 350। आपको बस इसे सॉल्व करना है और आपकी EA की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व इसे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी EA की वैल्यू आएगी 24205.8 जूल्स पर मोल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन बिलो। इन्होंने हमें 3D सीरीज के एलिमेंट दे दिए। पूछा है कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव E0M2+M वैल्यू वाई। इसका रीज़न होता है बिकॉज ऑफ लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी वजह से जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगला पूछा है विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। तो इसका आंसर है क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी कन्फिग्रेशन होती है D3, और D3 हमारी हाफ फिल्ड है। T2G में जब ब्रेक होती है तो D3 ये हो गया, T2G हाफ फिल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है, और किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमियम 3+ में, जो कि एक अच्छा, जो कि स्टेबल है हाफ फिल्ड होने की वजह से। लास्ट पूछा है कि Zn2+ सॉल्ट्स आर कलरलेस वाई। अगर मैं आपसे पूछूं Zn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी तो आप बोलोगे 3D10। अब 3D10 जो है फुली फिल्ड हुआ, यहाँ पे बनाते हैं। T2G EG में ब्रेक करा,
ये जो है फुली फिल्ड है, तो ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ट्रांजिशन नहीं हो सकती तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिर रेडिएट नहीं करेगा, इस वजह से ये कलरलेस होता है। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, सपोज किसी भी एलिमेंट में इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एनर्जी गेन करके हायर लेवल में चला जाता है पहले ईजी में, फिर ये जब एनर्जी रिलीज करके वापसी T2G में आता है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज करता है वो विजिबल रीजन में लाई करती है और हमें उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। ठीक है, अब Zn में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो एक्साइटेशन हो ही नहीं सकती, इस वजह से ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको ये रिएक्शंस दे रखी है, ये कंप्लीट करनी है। इसके अंदर Br2 हीट लगाया है। अब ये जो ब्रोमीन है ये इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक H हटा देंगे और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट है HBr, हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है ये, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, और इस कार्बन पे यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो H यहाँ आएगा और Br यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमने डाला HCl हीट, ये क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ये। हमें क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल में। क्या होता है बाइफिनाइल, इसका नाम है बाइफिनाइल। कैसे करेंगे, वुर्ज रिएक्शन से। इसके अंदर हम डाल देंगे Na ड्राई ईथर और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बाइफिनाइल में। कौन सी रिएक्शन है ये, वुर्ज रिएक्शन। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट देखते हैं। प्रोपीन टू 1-आइडो प्रोपेन, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1-आइडो प्रोपेन में। प्रोपीन का क्या स्ट्रक्चर होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कन्वर्ट करना है इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर सिंपली HI डाल दूं तब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, H जाएगा इस कार्बन पे, आयोडीन जाएगा इस कार्बन पे और मुझे 2-आइडोप्रोपेन मिलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1-आइडोप्रोपेन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम HBr डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इसके अंदर डाला HBr परऑक्साइड। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये, जो कि बना 1-ब्रोमोप्रोपेन। चाहिए क्या है, 1-आइडोप्रोपेन। तो क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे हम ब्रोमीन को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल है। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो हमने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे NaI एसीटोन। जब हम इसमें NaI एसीटोन डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन में। ओके, लास्ट देखते हैं। लास्ट है हमारे पास 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2ईन। 2-ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, सेकंड पे ब्रोमो, ये हो गया 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसे कन्वर्ट किस में करना है, इसके अंदर। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, सिंपली यहाँ से ब्रोमीन हटा हुआ है, यहाँ से H हट गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन। ये है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH। तो इसके अंदर हम सिंपली एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वो ब्यूट 2ईन में। समझ गए। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। हमें यहाँ पे NH दिख रहा है, NH2 दिख रहा है, OH दिख रहा है। एल्कोहल है, एल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया, तो CH इंक्रीजिंग में पूछा है मतलब सबसे ज़्यादा हो गया। CH3 CH2OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब ये दोनों ही हमारे पास अमीन्स हैं, ये भी अमीन है, ये भी अमीन है।
डिफरेंस क्या है, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। इसमें 2 H प्रेजेंट है तो 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि इसमें एक ही H है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा यही, अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। नेक्स्ट पूछा है गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको एक्सप्लेन करना है। क्या पूछा है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन किससे बनेगा? अराइल हैलाइड से। अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते, इस वजह से गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम उनको नहीं बना सकते। ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। अमाइड्स क्या होते हैं? अमाइड्स होता है ये तो हो गया अमाइड, और अमीन होता है RNH2, ये हो गया अमीन। अब वो बोल रहा है कि अमाइड्स आर लेस बेसिक, ये लेस बेसिक है। आपको रीज़न देना है कि क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं लुईस बेस क्या होते हैं, तो लुईस बेस वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। ठीक है। अब यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर्स है, यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर्स है। दोनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है जो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बेसिक हुए। बट अमाइड के केस में जो लोन पेयर है ना वो इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसलिए ये डोनेशन के लिए अवेलेबल कम है। इसके कंपैरिजन में डोनेट तो हो सकते हैं पर इसके कंपैरिजन में कम अवेलेबल है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से अमाइड्स लेस बेसिक होते हैं अमीन से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन वो होता है जो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और डीनेचर्ड प्रोटीन वो होता है जो अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लूज कर देता है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड होता है। लैक्टोज यस, ये हमारा डाइसेक्राइड है। अमाइलोज नहीं, ये पॉलीसेक्राइड होता है। फ्रुक्टोज नहीं, ये भी मोनोसेक्राइड है। तो लैक्टोज जो है वो डाइसेक्राइड हो गया। फिर पूछा है विच वाइटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर है वाइटामिन के। वाइटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की कोगुलेशन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? हमें पता है स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो मल्टीपल स्टेप में हो, या हम बोल सकते हैं मोर देन 2 स्टेप्स। वो रिएक्शन जो 2 या उससे ज़्यादा स्टेप्स में हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगला उन्होंने पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का? तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं? इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमें एरिहीनियस इक्वेशन बताती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज molecularity applicable only for elementary reactions whereas order is applicable for elementary as well as complex reaction। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि molecularity एक theoretical concept है, ये theoretically कैलकुलेट करते हैं, जबकि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है।
ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड टर्म है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। अगला है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब हमारी कोई रिएक्शन है, एक्स से वाई जा रही है, और जो रेट है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, मतलब एक्स की पावर 2, तभी सेकेंड ऑर्डर होगी ये रिएक्शन। अब बोल रहा है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब रेट 2 मान लेते हैं इसको, उसमें के जो है 3x का स्क्वायर होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रेट पर। कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई, के 9x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू रेट 1, तो हमारा रेट जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, ये पढ़ लेना। अब पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद Br2CS2। तो हमको पता है कहाँ पे, अगले पेज पे करते हैं। फिनॉल होता है ये, इसके अंदर जब हम डालते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक बार ब्रोमीन अटैच हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार ब्रोमीन अटैच हो जाता है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो जब हम फिनॉल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो पिक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? पिक्रिक एसिड। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? OH इधर और 3 जगह NO2, ये होता है पिक्रिक एसिड। तो तीनों पोजीशंस पे NO2 आके लग जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि फिनॉल डज नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रेडिली। फिनॉल का प्रोटोनेशन नहीं होता, क्यों? ये देखो, इसका आंसर है, ये हमारे पास फिनॉल है, प्रोटोनेशन मतलब हमने इसमें H+ डाला और ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं ये इस पे अटैक करके OH2+ ये बना ले। वो बोल रहा है कि ये रिएक्शन होती नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं ये इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं ये H+ पे अटैक नहीं करते और उसका प्रोटोनेशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनॉल और क्रिसोल। अब आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर तो पता है, क्रिसोल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। ये तो हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है, और क्रिसोल होता है CH3। तो अब वो बोल रहा है फिनॉल, फिर से बना देते हैं, ये हमारे पास फिनॉल है और ये क्रिसोल है। पूछ रहा है कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल या फिर क्रिसोल। तो अगर मैं आपसे पूछूं CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आप बोलोगे कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये H+ ईजिली रिलीज नहीं होगा, तो फिनॉल हमारा मोर एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। जब ये अपना H+ रिलीज कर देगा तो इसमें कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड आयन में, और ये जब अपना H+ रिलीज कर देगा तो इसमें कन्वर्ट होगा। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? यहाँ पे ये माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इस माइनस चार्ज को और इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से ये लेस स्टेबल है और देयरफॉर क्रिसोल जो है वो लेस एसिडिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन राइमन टाइमन रिएक्शन। पहले तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। राइमन टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है इसका प्रोडक्ट? सैलिसल्डिहाइड, OH इधर और CHO इधर। अब ये जो हम याद करते हैं ना सैलिसल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है। उन्होंने इसका IUPAC नेम पूछा है, तो IUPAC नेम क्या होगा? बहुत आसान है, इस पूरे का नाम होगा बेंजल्डिहाइड
यहाँ लिख देते हैं बेंजल्डिहाइड, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे या बोल सकते हैं सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द EMF फॉर द फॉलोइंग सेल। ये आपको एक सेल दे रखा है, इसका आपको EMF कैलकुलेट करना है और पहले क्या करनी है, सेल रिएक्शन लिखनी है। SN कन्वर्ट हो रहा है SN2+ में। अगले स्टेप पेज पे लिखते हैं SN कन्वर्ट हो रहा है SN2+ में। कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। नेक्स्ट क्या हो रहा है, H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में, H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। और कैसे कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये हमारी एनोड हो गई, ये हमारा कैथोड हो गया, और ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब उसने हमसे पूछा है ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है SN2+ अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि है H+, और इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है। अब n की वैल्यू क्या होगी, n देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है हमारी रिएक्शन में, तो n हो जाएगा 2। अब बचा ई सेल कैलकुलेट करना। ठीक है, E0 सेल हमें पता है इक्वल होता है E कैथोड माइनस E एनोड के। E कैथोड, कैथोड कौन सा है H+ वाला, इसकी वैल्यू देखते कितनी दे रखी है, ये हमको दे रखा है 0, तो यहाँ पुट कर दिया 0। माइनस एनोड की वैल्यू देखते हैं क्या दे रखी है, एनोड है टिन वाला, ये रहा माइनस 0.14, माइनस 0.14। सॉल्व करा कितना आया, प्लस 0.14 वोल्ट। यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 0.14 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। अब SN की कंसंट्रेशन देखते हैं क्या दे रखी है, SN की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.004 अपॉन H+ की कंसंट्रेशन, H+ की दे रखी है 0.02 और इसका स्क्वायर। अब बस क्या बचा है, आपको इसे सॉल्व करना है, करो सॉल्व। इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ और नीचे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁴। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। और log 10 किसके बराबर होता है 1 के, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ 1 आ गया। तो बस इतना बचा है, ये 1 है। आपको इसे सॉल्व करना है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.110 वोल्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यू O2 gas should be liberated at anode but Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of aqueous NaCl(Y). वो बोल रहा है कि एक्वस NaCl का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा तो एनोड पर O2 गैस निकलनी चाहिए, लेकिन निकलता क्या है Cl2 गैस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 गैस। क्यों होता है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 गैस। इसकी ओवर पोटेंशियल की वजह से Cl2 गैस रिलीज होती है इंस्टेड ऑफ O2 गैस। नेक्स्ट पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ CH3OH, वीक एसिड है, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों होता है डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब वाटर ऐड कर रहे हैं बाहर से,
उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, इस वजह से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पूछा है और पार्ट में उसने राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन एंड द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। तो वो रिएक्शन कहाँ है, ये हमारी एनोड वाली रिएक्शन है, ये कैथोड, और ये हो गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग इतना मोलर K2Cr2O7, इतना मोलर क्रोमियम एंड इतना मोलर H+। और ये आपको रिएक्शन दे रखी है। सेम कैसे होएगा, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। सेम करके देखते हैं। पहले तो हमें जो रिएक्शन दे रखी है ये लिख लेते हैं। Cr2O7 2-, इसमें ऐड करा है 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कन्वर्ट हो गया है ये क्रोमियम 3+ में, और 7 H2O में, 7 H2O में। ठीक है। ई सेल की क्या फॉर्मूला होता है, ई सेल इक्वल होता है E0 सेल -0.059/n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है हमारा क्रोमियम 3+, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा स्क्वायर। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास H+, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 14। n की वैल्यू क्या होगी 6। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, E0 सेल। तो देखते हैं E0 सेल कैसे कैलकुलेट होगा। ये होता है E कैथोड माइनस E एनोड के इक्वल। इसमें हमें डायरेक्ट E0 की वैल्यू दे रखी है 1.33, तो ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 1.33 माइनस 0.06 लिख लेते हैं ऐसे, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है। अपॉन 6 लॉग क्रोमियम की कंसंट्रेशन देखते हैं कितनी दे रखी है। क्रोमियम की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन H+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10 की पावर -4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर -4 की पावर 14। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1.33 माइनस 0.01 लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 प्लस ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 14 4 ज़ा 56। 1.33 माइनस, अब ये पहले सॉल्व मत कर देना, अगर ऐसा करा तो गलती हो जाएगी। पहले हमें इसे सॉल्व करना है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है बॉड मास के अकॉर्डिंग। लॉग 10 की पावर कितना आएगा ये -52 प्लस 52 आया। लॉग 10 की पावर 52 किसके इक्वल होगा 52 के, क्योंकि हमें पता है लॉग 10 की पावर x इक्वल होता है x के, तो ये 52 के इक्वल हो गया। 0.01 माइनस 1.33, 1.33 माइनस 0.52, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.8 वोल्ट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो लो स्पिन का मतलब कि पेयरिंग नहीं होती। जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें कभी भी पेयरिंग नहीं होती। और पेयरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आओगे, एग्ज़ाम में आप लिखोगे फॉर tetrahedral complexes CFSC is less than pairing। जो CFSC वैल्यू होती है वो कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, therefore नो पेयरिंग होती ही नहीं है। अब जब पेयरिंग नहीं होगी तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि उसमें पेयरिंग नहीं होती। और पेयरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि CFSC वैल्यू जो है कम होती है पेयरिंग वैल्यू से। नेक्स्ट पूछा है CO2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू CO3+ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
अगर मैं आपसे पूछूं CO2+ की कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो CO आता है 7 पे 27, 3D7 हो गई। और कोबाल्ट 3+ की कन्फिग्रेशन होगी 3D6। अब हमें पता है जो D ऑर्बिटल है वो ब्रेक होता है T2G और EG में। उसने बोला है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होती है। तो जब कोबाल्ट 3+ है तो D6, तो कैसे भरेंगे, इस तरह से। तो हमें दिख रहा है कि जो है T2G फुली फिल्ड है और EG एम्प्टी है, तो ये जो है स्टेबल होगा। इस वजह से जो कोबाल्ट 2+ है खुद को कन्वर्ट कर लेता है कोबाल्ट 3+ में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। कोबाल्ट 2+ की कन्फिग्रेशन ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, T2G6 में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट पूछा है विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स शो करेगा हमारा लिंकेज आइसोमर। क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट पूछा है व्हाई अ सोल्यूशन ऑफ निकल इज ग्रीन व्हाइल दिस सोल्यूशन इज कलरलेस। NiH2O2+, निकल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। इसमें निकल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब आप इसका वो बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि इस केस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, DD ट्रांजिशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन T2G से उठ के EG में जा सकता है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन T2G से EG में नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें DD ट्रांजिशन होती है तो ये ग्रीन कलर का है, इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगी इसलिए ये कलरलेस है। नेक्स्ट पूछा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम पूछा है, बहुत सिंपल है। ये अमीन है और कितनी बार अमीन है, 5 बार, तो पेंटा अमीन। फिर ये है कार्बोनेट, कार्बोनेटो। फिर ये है हमारे पास कोबाल्ट, ब्रैकेट में आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर है क्लोराइड। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट का x मान लिया, इसका 0 होता है, कार्बोनेट के लिए -2 और क्लोरीन के लिए -1। इक्वल कितना आएगा, ये x इक्वल आ जाएगा +3 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोमन नंबर में 3। ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट होता है बच्चों व्हेन अ लिगेंड binds to a metal through more than one donor atom, या फिर आप बोल सकते हैं थ्रू मल्टीपल डोनर एटम्स, तो उसको हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। और इसका एग्जाम्पल है EN, इथाइलिन डाइअमीन। कैसा स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डाइअमीन का, CH2 इधर NH2 और इधर NH2, ये है हमारा इथाइलिन डाइअमीन। सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है निकल, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस तरह और इस तरह, ये 2 जगह से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा चिलेट इफेक्ट। नेक्स्ट पूछा है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Fe(CN6)4-। आपको Fe(CN6)4- की हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। यहाँ पे करते हैं Fe(CN6)4-। पहले तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितना आएगा Fe को x मान लेते हैं। साइनाइड के लिए कितना आता है -1, 6 बार इक्वल टू -4, x आ जाएगा अपने पास +2। Fe+2 की कन्फिग्रेशन क्या होगी, 3D6 बना देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है साइनाइड, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग।
तो इसके केस में होगी पेयरिंग। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6, ये 3D है। इसके आगे यहाँ पे 4s होगा और यहाँ पर जो है 4p होगा। अब साइनाइड क्या करेगा, इसमें डाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें डाल दिए, फिर दूसरे साइनाइड ने इसमें डाल दिए, तीसरे साइनाइड ने इसमें, फोर्थ वाले ने इसमें। कितने हमारे पास 6 हैं, 1 2 3, एक बार इसमें और एक बार इसमें। क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। ये तो हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। और क्या पूछा उसने, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n n+2, और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, एक भी नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हो गया हमारा 0। ठीक है, यही पूछा था उसने, हाइब्रिडाइजेशन पूछी थी, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा था। बिहेवियर पूछा था तो आप लिखे होगे डाया मैग्नेटिक, मोमेंट पूछता तो आप लिख देते 0। नेक्स्ट पूछा है, इफ PtCl2 and 2NH3 डज नॉट रिएक्ट विथ AgNO3 व्हाट विल बी द फॉर्मूला। हमको ये पता है कि जो AgNO3 है, अगर उसको Cl- आयन मिल जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है AgCl की प्रेसिपिटेट में, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है। अब वो बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है AgNO3 के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा, मतलब हमारे पास Cl- है ही नहीं। ठीक है, अगर Cl- होता तो वो रिएक्ट करता, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा PtCl2NH3 ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये Cl2 बाहर होता सपोज यहाँ पर, तब वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेता। पर हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये आयोनाइज नहीं होता, तो इसका मतलब क्लोरीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके बाहर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल। ये हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन से। कैसे, यह देखो, ये हमारा इथेनॉल है, एक और यूनिट ले लेते हैं इथेनॉल की, ये रही। पहले स्टेप का काम होता है अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो इसमें मैंने क्या करा, OH- डाला, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, CH2 C∬OH, यहाँ से उसने अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब मेरे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल था इसका, ये माइनस इस पे अटैक करेगा और इस तरह से क्या बनेगा, ये CH3 CO-, यहाँ पे H, यहाँ CH2 C∬OH। अगले स्टेप में ये O- कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि है ब्यूट टू इन अल। कैसे बना ये, इथेनॉल से, वाया कौन सी रिएक्शन हुई, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल के थ्रू हमारा इथेनॉल कन्वर्ट हो गया ब्यूट टू इनल में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन। बहुत सिंपल है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया CH3 CH2 COOH। हम इसका करवा देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और कैसे होता है डीकार्बोक्सिलेशन, NaOH CaO हीट, जिसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम टेस्ट। इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इथेन में, और वही हमें करना था। तो इस तरह से दोनों कन्वर्जन्स हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एन एल्कीन ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड BnC। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, उसको एक मैप के फॉर्म में बना लेते हैं। देखो, हमें उन्होंने दे रखा है कि कोई कंपाउंड है A, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। जब इसका ओजोनोलाइसिस किया तो क्या मिला हमें ओजोनोलाइसिस करके, B और C, यहाँ लिख देते हैं, B मिला प्लस C मिला। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कह रहा है कंपाउंड B जो है फेलिंग टेस्ट दे रहा है। अब फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स,
कीटोन नहीं देता। इसका मतलब हमारा बी जो है वो एक एल्डिहाइड है। और क्यों है ये एल्डिहाइड? क्योंकि ये दे रहा है एक फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है कि इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड NaOH सोल्यूशन। आयोडीन और NaOH का कौन सा टेस्ट है? ये आइडोफॉर्म टेस्ट। और कौन से ग्रुप्स देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका मतलब बी के पास CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो हमारा बी एल्डिहाइड है और उसके पास ये वाला ग्रुप है। एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H होना चाहिए तभी एल्डिहाइड बनेगा। सेकंड है कि एक तरफ CH3 भी होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि ये तो हमारा बी हो गया। क्या नाम है इसका? इथेनल। ये तो हमें बी पता चल गया कि ये बी हमारा ये है। अब सी देखते हैं क्या हो सकता है। कह रहे सी जो है फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब सी क्या होगा? कीटोन, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं फेलिंग्स के साथ और कीटोन रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सी तो हो गया हमारा कीटोन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बट फॉर्म्स आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है हमारा सी जो है, तो मतलब सी के पास CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप है। CH3 डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप है और वो कीटोन है। कीटोन है मतलब उसके पास यहाँ पे भी एक कार्बन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। यहाँ पे हमें 5 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन यहाँ इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 कार्बन यहाँ आ गए। तो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 2 ओन। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A B एंड C। बी और सी तो पता चल गए, ए पता करना है। ए का ओवोनोलाइसिस करके हमें बी और सी मिला। तो देखो, एक ये था हमारे पास बी और ये था हमारे पास सी। ओवोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है? ये हटा देते हैं और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। ठीक है। ये ट्रिक मैंने ओवोनोलाइसिस वाली रिएक्शन में सिखाई थी कि कैसे हम पता कर सकते हैं। ये देखो, थोड़ा अच्छे से बना दे तो ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आगे देखते हैं और पार्ट में। कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give carboxylic acid B and alcohol C। ए का जब मैंने हाइड्रोलिसिस करा कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो मुझे मिला बी और सी। बी है कार्बोक्सिलिक एसिड और सी क्या है? अल्कोहल। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। हमें पता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो ए तो हो गया एस्टर, बी और सी इन्होंने हमें दे ही रखा है। अब आगे क्या बोला है इन्होंने? बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड। जब हमने सी का ऑक्सीडेशन करा क्रोमिक एसिड से तो क्या मिल गया? बी। सी क्या है? ये, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करा तो मुझे बी मिल गया, मतलब अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्रोमिक एसिड का काम क्या होता है? RCH2OH को कन्वर्ट करना RCOOH में। तो इससे हमें पता चल रहा है दोनों का R ग्रुप जो है वो सेम होने वाला है। ठीक है, फिर क्या पता चल रहा है? कह रहे C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-ईन। इससे अब हमें सारे स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे। C का डिहाइड्रेशन करने पे ब्यूट-1-ईन मिल रहा है। C का ये रहा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल दे तो क्या मिलेगा? ब्यूट-1-ईन ये मिलेगा। यहाँ पे 2H लगा देते हैं, 1H ऊपर 1H नीचे, ये हो गया ब्यूट-1-ईन। अब ब्यूट-1-ईन का हाइड्रोलिसिस कर दो
हमने क्या करा, डिहाइड्रेशन करके ब्यूटवनीन करा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो सी मिल जाएगा। तो सी हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ OH होगा। अगर हमने यहाँ पे OH लगाया तो ब्यूट 2इन बनता, हमें क्या चाहिए ब्यूटवनीन, मतलब हमारा सी तो हो गया ये हो गया हमारा सी। अब इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, ये COOH 1 2 3, ये बन जाएगा हमारा B। और A क्या चाहिए, इन दोनों का एस्टर, तो ये हो गया B, ये हो गया C। इन दोनों से मिलके बनने वाला एस्टर क्या होगा, 4 कार्बन इधर है 4 कार्बन इधर है, ये हो गया हमारा एस्टर A। हाइड्रोजन से ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीटली सॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।